हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 6, दहन और ज्वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में इस टॉपिक पे बात करने के लिए कुछ अभ्यारण्य का चर्चा किया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि बच्चे लोग जो हैं कहाँ घूमने गए हैं, भरतपुर अभ्यारण्य गए हैं, जो कि कहाँ है आपका, तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये असम में है। अलग अलग जगह बच्चे घूमने के लिए गए हुए हैं। लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये मणिपुर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी। लोकचाऊ वन्यजीव या वन जंतु अभ्यारण्य बोलिए इसको। जब मैंने इसको सर्च मारा मणिपुर, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे को लॉ से मिले हैं। जैसे लावालोंग वन जंतु अभ्यारण्य बोलेगा या वन्यजीव अभ्यारण्य बोलेगा तो ये झारखंड में। लावालोंग कहाँ है? झारखंड में है। और लाओखोबा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये असम में। लाओखोबा कहाँ है? असम में। और लावालोंग कहाँ है? झारखंड में। और लोकचाऊ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मणिपुर में। तो ये तीनों याद, लोकचाऊ, लावालोंग झारखंड, लाओखोबा असम में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे का टॉपिक है यहाँ पे वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन बोले तो वनों का समापन। ठीक है, वन खत्म होते हुए जा रहे हैं। उसका कारण क्या क्या है? तो उसका कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, ये भी एक मेन कारण है। घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाना अथवा लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज करना, ये 3 प्रमुख कारण हैं। साथ ही प्राकृतिक कारण के रूप में अगर देखा जाए तो दावानल, मतलब दावानल बोलते हैं जंगल में आग लग जाना, वही भीषण सूखा आ जाए तो यह भी एक कारण है। और ये 2 कारण जो है, दावानल और भीषण सूखा, ये प्राकृतिक कारण है। अब हम देखेंगे, आगे बोल रहा है वनोन्मूलन का परिणाम। वन अगर खत्म होते जाएंगे तो इससे पृथ्वी पर ताप, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, भूमि जल का निम्नीकरण हो जाता है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी तथ्य वाला दे देता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देता है कि वनोन्मूलन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पृथ्वी पर ताप बढ़ जाएगा, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाएगा, भूमि जल का स्तर घट जाता है, साथ ही प्राकृतिक संतुलन और प्रभावित हो जाता है। वही आगे बताया गया है कि वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है, दोनों में। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और साथ ही बताया गया है कि पृथ्वी पर के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और बढ़ता दर में कमी आती है, जिसे सूखा कहते हैं। और सूखा पड़ने के कारण पृथ्वी पे क्या होता है? उर्वर भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में चेंज हो जाती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहा गया है। वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वही भौम जल का स्तर जो है धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये सब परिणाम है। अब इन सब से हमें छुटकारा पाने के लिए वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की बात की गई है, जिसमें पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित के बारे में बताया जा रहा है। तो पंचमढ़ी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जैव मंडल क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे बताया गया कि जैव विविधता जो है बहुत ज़्यादा है, अनूठी है, क्योंकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये आता है। अब जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल जो होता है पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है, वही जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजाति, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो जैव मंडल हो गया कि इस पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे क्या सजीव पाए जाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। और तथा जैव विविधता की अगर बात करें तो वहाँ पे विभिन्न तरह के जीव जंतु, वन्य प्राणी सब पाए जाते हैं, तो वहाँ बोलेंगे कि जैव विविधता ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि सरकार जो है वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी बहुत सारे नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाई है, जिसमें वन जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि मतलब को बनाकर
इनका संरक्षण कर रही है। तो वही बताया गया है कि वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्ष की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, जिसको पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग क्या होता है? खाल प्राप्त करने के हेतु किया गया शिकार को क्या बोलते हैं? पोचिंग कहते हैं। ये सब निषिद्ध होता है वहाँ पे। ठीक है, अब हम अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल, इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा एरिया है। ओके, ये आपका क्या हो गया? बहुत बड़ा एरिया हो गया। इसको हम जैव मंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैव मंडल। ये आपका जैव मंडल है, जहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो वही जैव मंडल में क्या बोल रहा है कि वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ये बहुत बड़ा, मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ वन्य जीव, पौधे और जंतु, ठीक है, सब कुछ पाया जाता है। और जैव मंडल के अंतर्गत जो है कई राष्ट्रीय उद्यान मतलब कई नेशनल पार्क और कई वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। कई वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो बहुत सारे नेशनल पार्क और इसके अंतर्गत बहुत कुछ आएगा। ओके, तो जैव मंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। वहीं हम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, यहाँ पे मैं करता हूँ, नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये जो होता है यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है। पूर्णतः जो है सरकार के नियंत्रण में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, नियंत्रण में होता है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो गतिविधि जो है, गतिविधियाँ, मानव क्रियाकलाप वर्जित होता है, कुछ नहीं होता है। ओके, वहीं हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे क्या होता है? आंशिक रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। आंशिक नियंत्रण होता है। और यहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ जो होती है, कुछ गतिविधियाँ, ठीक है, होती है यहाँ पे। तो ये मेन अंतर हो गया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। संभवतः जो होता है नेशनल पार्क जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य से बड़ा होता है। ओके, हम इतना जान लिया। अब जैव मंडल से रिलेटेड कुछ पूछता है। जैव मंडल को जो है 3 भाग में बांट दिया जाता है। कितने भाग में? 3 भाग में। ओके, ये जो आपका है, ये इसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले ये बाहर में जो है, ये है आपका संक्रमण क्षेत्र, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र। ये सेकेंड वाला जो आपका है, ये आपका बफर जोन, बफर क्षेत्र बोलते हैं। ओके, बफर क्षेत्र बोलते हैं। और सबसे अंदर वाला जो है, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर क्षेत्र। तो अब इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें तो बफर, ये सबसे पहले संक्रमण क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे मानव कार्य वगैरह, निजी कार्य, आवास बनाने की अनुमति, सब कुछ होता है, यहाँ कर सकता है। और बफर क्षेत्र में आंशिक रूप से कर सकता है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम वगैरह सब कुछ कर सकता है। ये कोर क्षेत्र से पूछता है यहाँ, ठीक है, कोर क्षेत्र से पूछता है। कोर क्षेत्र से पूछता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। तो 3 क्षेत्र आपने देख लिया, पहला संक्रमण क्षेत्र, दूसरा बफर, तीसरा कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में कोई भी गतिविधि नहीं होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बफर में आंशिक रूप से होता है, और ये जो संक्रमण क्षेत्र है, यहाँ मानव के लिए निजी कार्य, आवास, मतलब सब कुछ होता है यहाँ पे। तो ये आपका जैव मंडल का मैंने बता दिया। ओके, वही हम एक क्वेश्चन और देख लें कि फर्स्ट अगर आपका जैव मंडल पूछ ले, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो नीलगिरी है। कौन सा है आपका? नीलगिरी, जो कि 1986 में इसको बनाया गया था। ओके, 1986 में बनाया गया था। एक अंतर और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, कि नेशनल पार्क में जो होता है, नेशनल पार्क में जैव विविधता ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, बहुत सारे वन्यजीव मिलेंगे। ओके, जैव विविधता ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है
कि किसी विशेष जानवर के लिए ये बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे का आपका वही जैव मंडल आरक्षण। तो जैव मंडल आरक्षण की बात करें तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है तो बता ही दिया मैंने कि बहुत सारे पेड़, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, सभी की विभिन्न विभिन्न प्रजातियाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ बोलेंगे कि वो जैव विविधता का क्षेत्र है। ओके, तो किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। जैसे हम अगर पंचमढ़ी की बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, मैंने पहले ही बताया कि एक जैव मंडल में बहुत सारे क्या आते हैं, बहुत सारे आपके नेशनल पार्क आएंगे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, बहुत सारे। ओके, वही दिखाया गया है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ओके, बोरी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आ रहे हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये अभ्यारण्य हो गया, ये भी अभ्यारण्य हो गया। तो मतलब ये पूरा आपका जो है क्या, ये संरक्षित क्षेत्र है। तो ये आपका जैव मंडल आरक्षित एरिया हो गया जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी आते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य भी आते हैं। तो ये बोरी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में। बोरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सतपुरा तो मध्य प्रदेश में है ही, ये तो याद ही होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे का है टॉपिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की बात अगर करें तो जब ये लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घूम रहे थे, बच्चों लोग की बात कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि लंबे लंबे सागौन, टीक, सागौन किसको बोलते हैं, टीक के वृक्ष एवं वन प्राणियों को देखा। तो पाया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वृक्ष हैं, जानवर हैं। तो किसी भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन निकलता है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को उस क्षेत्र का वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या देखा, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन इत्यादि, ये जो है वनस्पति जात, मतलब वनस्पति के पौधे वहाँ पे मिले इनको। वही प्राणी जात की अगर बात करें तो उसमें चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि देखने को मिला। वही सब को दिखाया गया है यहाँ पे। ये सब देखिए, कुत्ता है, बार्किंग हिरन है, भेड़िया है। ये वनस्पति की बात, ये चीता हो गया आपका, ये वनस्पति आप देख लीजिए। ये सब जो भी है डी नंबर में, सॉरी ये तेंदुआ है, चीता मैंने बोल दिया इसको। ई में आपका ये फर्न का पेड़ देख लीजिए, एफ में जामुन का पेड़ है आपका, सी में भेड़िया है, बी में क्या है, बी में आपका चीतल है, चीतल इसको बोलते हैं, ये चीतल है आपका। ओके, ये जंगली कुत्ता है आपका, ये जंगली कुत्ता हो गया। तो ये सब फिगर दिखाई गई थी। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप अगर जाते हैं पंचमढ़ी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे की बात करें, आगे का क्या है 7.6 में विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ओके, किसी विशेष क्षेत्र में किस तरह की प्रजाति पाई जाती है उसकी बात हम अब करेंगे। विशेष क्षेत्र की अगर प्रजाति की बात करें तो बताया गया बिसन जो है, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी, क्या है ये, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी है तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। किस क्षेत्र के, तो ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के जंगली आम के बारे में भी बताया गया। तो ये विशेष स्पीसीज है वहाँ के, ठीक है। गिलहरी हो गया आपका, और आम के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए विशाल गिलहरी, तो ये वहाँ के स्पीसीज की बात कर रहा है। ये आगे का टॉपिक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें उतना कुछ नहीं था। वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने बता ही दिया वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। किसी विशेष प्राणी के लिए जो बनाया जाता है सुरक्षा संरक्षण, उसे ही वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। तो ये बताया जा रहा है
अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु के बारे में देख ले। तो काले हिरन, यहाँ से पूछता है संकटापन्न जंतु कौन कौन है। तो काले हिरन है, श्वेत आंख वाले हिरन है, हाथी है, सुनहरी बिल्ली है, गुलाबी सिर वाला बत्तख है, घड़ियाल है, काले मगरमच्छ है, अजगर है, गेंडा, ये सब क्या है, संकटापन्न है। भारतीय अभ्यारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियाँ के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। तो ये से कुछ नहीं मतलब है, तो ये याद करना है संकटापन्न जंतु कौन कौन है। ओके, अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो हमने देखा पंचमढ़ी के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान का बोर्ड लगा हुआ था, बच्चों ने देखा था। ठीक है, तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर करें तो पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये क्या, ये किसी एक स्पेशल जंतु को संरक्षित नहीं करता है राष्ट्रपति उद्यान, जबकि उसके अंतर्गत आने वाले समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे को करता है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि में ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करता है। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, किसी एक विशेष जंतु पे ध्यान दिया जाता है उसके संरक्षण पे, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में समस्त पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है। ओके, राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, ये अच्छा पॉइंट है। सर्वोत्तम किस्म का टीक जो है इस वन में मिलता है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक काल प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इस मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र 55 चट्टान आवासों की पहचान की जा चुकी है। तो पंचमढ़ी जैव मंडल में प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमाण भी मिला है, खास करके सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान उसके जो अंतर्गत आते हैं वहाँ पे जंतु एवं मनुष्यों को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं, ये ऐसे बताया गया। उसी के अंतर्गत सतपुरा बाघ टाइगर रिजर्व भी है, और वही आगे बताया गया है कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1972-73 में। ठीक है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो केशव सांगला को हम लोग बोलते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। यही बाघ, देखिए बाघ दिखाया गया है, जंगली भैंसा है, बरहसिंगा है। अब देखिए संकटापन्न जंतु, अभी हमने तुरंत ही पढ़ा है संकटा उत्पन्न, जिसपे संकट उत्पन्न होने वाले वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, मतलब संकट उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे एक वर्ड है पारितंत्र। पारितंत्र किसको बोलते हैं, तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, तो ये सब मिल के क्या बनाता है, संयुक्त रूप इसका पारितंत्र कहलाता है। हम सीधे बोल सकते हैं जैव प्लस अजैव घटक को ही हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। जैव में आपका ये सब आ जाएगा, सभी पौधा, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, वही अजैव में आपका ये जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, ये सब आ जाएगा। तो जैव अजैव के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की बात करें तो यह एक ऐसा पुस्तक है जिसमें जो संकटापन्न प्राणी है उसको दर्ज किया जाता है। ओके, रेड डाटा बुक की अगर बात करें तो रेड डाटा बुक में जारी होता है जो भी वन जीव और क्या बोलते हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो IUCN जारी करता है। IUCN की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में। और IUCN जो है ये जो रेड डाटा बुक में डालता है वन और जीवों को, तो ये 9 श्रेणी में डालता है। कितने श्रेणी में डालता है, 9 श्रेणी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और IUCN की अगर बात करें सबसे पहली बार इन्होंने 1964 में प्रकाशित किया था। इससे रिलेटेड इतना पूछ सकता है रेड डाटा बुक से। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे प्रवास। प्रवास की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कहीं का जीव जंतु जो है कहीं पे आके रहना, कहीं दूसरे जगह पे आके रहना। भारत का जीव जंतु रसिया जाके रहे, या रसिया का जीव जंतु भारत आके रहे, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रवास करना बोलते हैं। प्रवास किया। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है आपका जलवायु में परिवर्तन के कारण। क्यों होता है, जलवायु में परिवर्तन के कारण। जब भी रसिया में जो है, रसिया में बर्फ़ वगैरह, ठंडा वगैरह का मौसम ज़्यादा हो जाता है, तो उधर की साइबेरियन पक्षी जो होता है
कहाँ जाता है, इंडिया में आ जाता है, इंडिया में आ जाता है। तो यही होता है प्रवास करना, और इसका कारण क्या है, जलवायु में परिवर्तन, और कुछ नहीं इसमें जानना। आगे हम लोग देखेंगे, आगे का है कागज़ का पुनर्चक्रण। आगे का टॉपिक क्या है, कागज़ का पुनर्चक्रण। ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, का एक हमें कागज़ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कागज़ का जो निर्माण होता है वन से होता है, और वन से करने के लिए हमें वन को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है, वन का यूज होता है। तो इसलिए हमें कागज़ को क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, वन उन्मूलन से होने से रोक सके। क्योंकि आपको बता दें, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। ओके, तो हमें हमेशा कागज़ का बचत करना चाहिए। कागज़ का क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए। उसको 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। कागज़ को, कोई भी कागज़ जो है 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसलिए हमेशा कागज़ का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए और क्या कर सकते हैं वन उन्मूलन को रोकने के लिए। पुनर्वनारोपण, वनोन्मूलन का उत्तर जो है क्या है, वृक्षारोपण है। क्या है, वृक्षारोपण। तो ये बताया गया, यहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेगा। चलिए आगे। उसके बाद बताया गया है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि वन उन्मूलन को रोकने के लिए बहुत सारे नियम अधिनियम भी लाए हैं, जिसमें भारत वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1980 में आया था। वही वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करें, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, तो 1972 में आया था ये। वही पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो ये 1986 में आया था। तो ये बताया गया कि ये सब अधिनियम ला के भी हम क्या कर सकते हैं, वन और वन जीव को संरक्षण कर सकते हैं। ओके, ये ख़त्म हो गया। ठीक, साथ में ये कुछ अधिनियम जब हम देख रहे हैं तो देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिनियम वन और वन जीव संरक्षण के लिए लाया गया है। सबसे पहले देखेंगे बाघ संरक्षण जो है, जंतु के लिए जंतु का संरक्षण देख लेते हैं। बाघ का संरक्षण करने के लिए कब आया था, 1973 में लाया गया था बाघ संरक्षण। 72-73 बोल सकते हैं, 72 कहीं कहीं 73 भी रहता है, 1972-73 बोलिए। ओके, और हाथी संरक्षण की अगर बात करें, इसको 72 कर दीजिए, एक सेकेंड। 1972 में आया। हाथी जो है आपका 1992 में आया। तो बाघ संरक्षण 72 हो गया, हाथी आपका 92 हो गया। अब जितना भी रेंगने वाला, जैसे कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की अगर बात करें तो ये 1975 में आया। ओके, 75 में ये सब संरक्षण, इन तीनों का संरक्षण 1975 में किया गया। और आगे हम देखेंगे गिद्ध की अगर बात करें, तो गिद्ध आपका 2006 में आया, 2006 में आया। और लाल पांडा आपका लाल पांडा आपका आया 1996 में। वही गेंडा 87 में आया। गेंडा कब आया, 87 में, गेंडा 87 में। और गंगा नदी डॉल्फिन जो है आपका, डॉल्फिन ये आपका 9 में आया, 2009 में डॉल्फिन 9 में आया। गिद्ध 6 में आया। गिद्ध क्या आया, 6। गिद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेव योजना। कौन सा योजना, सेव योजना। ओके, तो सेव योजना की बात करें तो 2011 में आया। कब आया, 2011 में। और एक दवा है इससे रिलेटेड पूछता है, कौन सा दवा, डाइक्लोफेनॉक। ये दवा लेने के कारण गिद्ध की संख्या, यही दवा के कारण, मेन यही दवा है जिसके कारण ये विलुप्त हुए हैं। ओके, चलिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।